हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप सिंह सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको। आज तीसरा लेक्चर है इसका। लास्ट क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन में चला रहा था। आधा मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको आयनिक ठोस और धात्विक ठोस के बारे में बताया था। दो और ठोस जो बाकी बचे थे उसमें से एक है आपका सहसंयोजी ठोस और एक है आपका आणविक ठोस। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो सहसंयोजी बॉन्ड होता है। तो ऐसे सॉलिड जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और उनके मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। तो आपने अपने लास्ट जो ईयर था 11th क्लास, वहाँ पे आपने बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब पढ़े हैं आपने। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सहसंयोजी बंध होता है वो प्रबल और दिशात्मक प्रकृति का होता है। तो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये डायरेक्शनल भी होते हैं। इसीलिए प्रकृति जो होती है ऐसे ठोसों की वो कठोर और अचालक हो जाती है। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं नेचर में और साथ साथ क्या होते हैं? विद्युत के अचालक भी होते हैं। जैसे मैंने हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें एक अपवाद आता है, ग्रेफाइट जो होते हैं वो मुलायम होते हैं और मुलायम के साथ साथ विद्युत के चालक भी होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। अब इन सब का रीजन मैं आपको एक साथ बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली बात करते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो मुलायम क्यों होते हैं और साथ साथ ये विद्युत के चालक क्यों होते हैं। तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है और जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है गमन के लिए। उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। अब ये मुलायम होने का रीजन क्या था? देखो, ये लेयर में होते हैं, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर और नीचे लेयर। तो ग्रेफाइट की 2 लेयर के बीच में वीक बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को कहते हैं, या वीक फोर्स होता है, उस फोर्स को कहते हैं वंडरवॉल फोर्स। तो ग्रेफाइट में 2 लेयर के बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आपका वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है। दैट्स वाई ये मुलायम होते हैं। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ऐसे। पढ़ा है ना? तो ऐसे 2 लेयर के बीच में क्या पाया जाता है? आपका वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है। इसलिए क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अब देखो, इस कार्बन एटम की बात करते हैं। ये कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि हम जानते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा कि नहीं होगा? तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, इसके गमन के कारण, इसके डिलोकलाइजेशन के कारण जो ग्रेफाइट होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। बात करते हैं डायमंड जैसे मेटल की बॉन्डिंग की। तो डायमंड में जो कार्बन होता है वो टेट्रागोनली या टेट्राहेड्रली रूप से जुड़ा होता है 4 कार्बनों से। तो प्रत्येक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये 4 से और जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है। चाहे हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे डायमंड की स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल होने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लेना, पहला ही क्वेश्चन आया है, नेटवर्क सॉलिड का एक उदाहरण लिखिए। तो आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। पेपर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपने दे दिया है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फिर से दे दूंगा। वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए मेरे को और वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर उठाइए। पीडीएफ में नोट्स भी दे रहा हूँ, वो सब वहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं कि ये मुलायम और चालक क्यों होते हैं, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। भाई ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो प्रबल भी होते हैं और डायरेक्शनल भी होते हैं। इसीलिए हीरा और जो सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं वो कठोर होते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं इनको। तो नेटवर्क सॉलिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर साइज अगर हम देखें 3D में, तो इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे डायमंड में देख लो आप, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से क्या होता है? जुड़ा रहता है और उसका स्ट्रक्चर आप 11वीं क्लास में देख चुके हो।
ठीक है, तो सहसंयोजी ठोस के बारे में इतना ही जानकारी है, इतना ही आपको पढ़ना है, इतने ही में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध है और वो कठोर हैं और अचालक हैं तो उसका एग्जाम्पल लिखिए। तो आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो इजीली, डायमंड है। अगर वो कहता है सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, सॉरी, अगर वो कहता है अवयवी कणों के बीच या दो परमाणुओं के बीच कोवलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, दो परमाणुओं के बीच कोवलेंट बॉन्ड है और साथ साथ वो मुलायम है, तो किस प्रकार का ठोस है? तो आप कहोगे सर वो ग्रेफाइट है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अब तक मैंने इसको चालक नहीं कहा है। अगर केवल मुलायम लिख रहा है और अगला पॉइंट आप पढ़ो ना, मतलब इसने क्वेश्चन दे दिया कि दो परमाणुओं के बीच या परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध पाया जा रहा है पर ऐसे ठोस मुलायम है, एक और पॉइंट था वो पॉइंट आपने नहीं पढ़ा, आपने सहसंयोजी बंध देखा, मुलायम देखा और ग्रेफाइट में क्लिक कर दिया, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन है वहां पे गलत हो जाएगा। क्योंकि मुलायम और सहसंयोजी बंध तो परमाणुओं के बीच इसमें भी पाया जाता है। तो अगर दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध है और वो ठोस मुलायम प्रकृति के हैं तो वो आणविक भी हो सकते हैं और सहसंयोजी भी हो सकते हैं। अब आप पूछो कि सर हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो ये अचालक होते हैं और ये क्या होते हैं? आपके चालक होते हैं। तो अगर मुलायम और चालक कहे तो सहसंयोजी ठोस में ग्रेफाइट है, कठोर और अचालक कहे तो सहसंयोजी ठोस में हीरा है, और दो परमाणु या परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध पूछे और मुलायम के साथ साथ अचालक कहे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा आपके। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि 3D में इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी बड़ा होता है, विशाल अणु बनाते हैं, बहुत बड़ा अणु बनाते हैं ये। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनते जाते हैं। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर देख लो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लो, नीचे नीचे आता जाएगा और लेयर बनती जाएगी। ठीक है, तो बड़े अणु होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क मॉलिक्यूल भी कहते हैं और नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कठोर और अचालक क्यों होते हैं? प्रबल होते हैं, बॉन्ड और दिशात्मक होते हैं। भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा नहीं आसानी से, टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ग्रेफाइट में विद्युत का चालन हो जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो यहाँ तक तो था आपका कोवलेंट सॉलिड के बारे में। अब आणविक ठोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आणविक ठोस क्या होते हैं? जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। पास में लिख देता हूं मैं। अब तो इतना पढ़ चुके हो कि ये बातें तो अब समझ में आ ही गई होंगी आपको कि अवयवी कण कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो अवयवी कण अणु होते हैं। अब देखो अणुओं के बीच डिफरेंट टाइप के फोर्स लग सकते हैं। दैट्स वाई इनको हमने फोर्स के बेस पर आणविक ठोस को 3 अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहला होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, 3 प्रकार से इनको फिर से डिवाइड किया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस, ये आपके फोर्स के बेस पर दो परमाणु के बीच, दो अणुओं के बीच, ऐसे दो अणुओं के बीच फोर्स के बेस पर हमने इनको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट किया। देखो यहां पर भी एटम के बीच में, अणुओं की नहीं कर रहा हूं बात, एटम की बात कर रहा हूं। एटम्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बनेगा? कोवलेंट बनेगा। तो अगर एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की बात करता है तो 2 प्रकार के सॉलिड हो सकते हैं आपके, सहसंयोजी भी हो सकता है और आणविक भी हो सकता है। मैंने डिफरेंस कैसे बताया? अगर वो कहता है दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, या परमाणुओं के बीच, केवल ऐसा लिख दे, परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध बन रहा है और वो कठोर हैं, अचालक हैं, एग्जाम्पल बताइए, आप आराम से बता सकते हो। सहसंयोजी ठोस में डायमंड ले लेना। अगर वो कहता है कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है एटम के बीच में, मुलायम के साथ साथ चालक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। अगर वो कहता है परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध है लेकिन वो मुलायम के साथ साथ अचालक है, तो आप इस कैटेगरी में आ जाना। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो यहां भी होता है एटम्स के बीच में, एक बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब अणुओं के बीच की बात करते हैं कि अणुओं के बीच किस किस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स हो सकते हैं। तो उसके बेस पर हमने इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड।
अब सपोज करो मैं सबसे पहले अध्रुवीय की बात कर रहा हूँ कि चलो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो अब देखो नाम से पता चल रहा है भाई अवयवी कण तो अणु होंगे, और अगर वो अणु अध्रुवीय नेचर का हो गया तो ये पूरा का पूरा सॉलिड किस नाम से जाना जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस से। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि अवयवी कण कौन होगा, तो अवयवी कण हो जाएंगे आपके अध्रुवीय अणु। बात समझ में आ रही है। अब देखो अध्रुवीय अणु के भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने लास्ट 11वीं में ही पढ़ा है आपने, लास्ट ईयर जो 5वां चैप्टर होता है वहां पे स्टार्ट में आपने पढ़ा होगा। वंडर वॉल फोर्स के टाइप पढ़े होंगे, डायपोल डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल पढ़े सारे के सारे, हाइड्रोजन बॉन्डेड, सारे के सारे फोर्स आपने वहां पे पढ़े हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं और इनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं, लंदन बल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो लंदन बल या वांडरवाल फोर्स भी अगर कहता है तो इन कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप ये मत सोच रहे कि वांडरवाल फोर्स आते ही आप क्वेश्चन छोड़ दो, भाई वांडरवाल फोर्स टाइप के फोर्स ही तो हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो वांडरवाल लिख दें या स्पेसिफिक लंदन फोर्स लिख दें या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन लिख दें, तब भी बात एक ही है। तो वैसे ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछता है, अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, लंदन फोर्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल में आप लोगों को एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वह होते हैं जिनके बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं आती, और बॉन्ड में पोलरिटी कब नहीं आएगी, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो। ठीक है, जैसे I2। तो हम कह सकते हैं जितने भी आपके होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, सम द्विपरमाणुक अणु होंगे, वो आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे I2 सॉलिड, H2 सॉलिड। लोअर टेम्परेचर पर ध्यान रखना, मैंने आपको पहले कहा है ये जो आणविक ठोस होते हैं ये सारे के सारे आपके जनरली रूम टेम्परेचर पर या तो गैस होते हैं या तो लिक्विड होते हैं, इसलिए टेम्परेचर को लो करना पड़ता है इनको सॉलिड स्टेट में लाने के लिए। तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है और लो टेम्परेचर पर ही ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो H2 सॉलिड भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो एक। तो एक और, अगर सेंटर एटम से जुड़े हुए चारों के चारों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि चारों के चारों सेम हो जाएं, जैसे Cl 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 Cl, कार्बन से 4 Cl जुड़ गए, तो देखो यहाँ का डाइपोल, यहाँ का डाइपोल, यहाँ का डाइपोल, यहाँ का डाइपोल, चारों ओर का डाइपोल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि चारों ओर से Cl जो है इलेक्ट्रॉन बराबर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। दैट्स वाई ये भी आपका जो CCl4 सॉलिड होते हैं, जो CCl4 सॉलिड होते हैं ये भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। CO2 ले लो, CO2 में क्या होगा, ये कार्बन रहा, इधर डबल बॉन्ड O और इधर डबल बॉन्ड O, तो ये भी आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि यहाँ का डाइपोल और यहाँ का डाइपोल इक्वल है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्या कह देता है, तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव, तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है आपको कि तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, तो बच्चों का माइंड द्विध्रुव द्विध्रुव चलते ही ध्रुवीय पे चले जाता है कि द्विध्रुव द्विध्रुव नाम आ गया। द्विध्रुव द्विध्रुव से अगर वो तात्क्षणिक लगा रहा है, पहले डाइपोल डाइपोल से पहले अगर वो तात्क्षणिक लगा रहे कि तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव बल पाए जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी इस कैटेगरी में मत गिन लेना, इसी कैटेगरी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव क्या हुआ, ऐसा होता है बेटा, देखो कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम करते रहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर मोशन करते हैं, आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी। तो सपोज करो एक टाइम में इस साइड के आ गया आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी साइड भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो गई होगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो एक क्षण भर का जो फोर्स होता है उसको हम तात्क्षणिक डाइपोल डाइपोल कहते हैं। डाइपोल हुआ ना इंड्यूस, इस पे पॉजिटिव आ गया इस पे, और इस पे नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव है, तो डाइपोल तो यहाँ भी हो गया क्योंकि प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, तो डाइपोल ये है, ये डाइपोल है, लेकिन ये कहाँ तक है, केवल क्षण भर के लिए होता है, इसलिए इसको तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव भी कहते हैं।
तो अगर लंदन फोर्स की जगह ये आपको ऑब्लिक में या लंदन फोर्स न लिख करके कह दें कि ऐसे ठोस का उदाहरण दीजिए जिसमें अवयवी कणों के बीच तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगता हो, तो तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल नाम सुनते ही आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख देना। बात क्लियर हो गई है। अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होने वाला है, लो होने वाला है। आप सोचो सर लो क्यों होगा, बिल्कुल लो होगा भाई, मैंने पहले कहा ना, जनरली तो ये लिक्विड या गैसेस स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, तो इनका बहुत कम टेम्परेचर पर ही तो हम सॉलिड में ला सकते हैं, और सॉलिड अगर लो टेम्परेचर पर है तो ये बहुत लो टेम्परेचर पर ही क्या होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूँ। यहाँ पर मॉलिक्यूल के साथ साथ एटम्स भी पूछ लेता है। ऑर्गन, देखो ऑर्गन सॉलिड याद रखना, ऑर्गन सॉलिड भी अध्रुवीय आणविक ठोस में ही आता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर ऑर्गन सॉलिड पूछे और आप सोचे कि सर ये तो एटम है, ये सॉलिड में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और इसी सॉलिड में ये आ जाएगा, इसको आप ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। या तो लंदन फोर्स लिख देगा, वंडरवॉल फोर्स भी लिख सकता है, ज्यादातर ये ऐसा कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है तात्क्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव, अगर ऐसा लिखता है तो भी ये इसी कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। अब बताने की जरूरत है कि ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होंगे, भाई ऑब्वियसली सी बात है ध्रुवीय अणु होंगे। अब तो रट गया होगा आप लोगों को। अब देखो, ये ऐसे अणु होते हैं जिनके परमाणुओं के बीच में कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन वो डायपोल नेचर का होता है, तो इसको पहचानना बहुत इजी है। अब ऐसे दो एटम ले लो जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस हो, बट वो मेटल और नॉन मेटल नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अगर वो मेटल आ गया उनमें से एक तो आयनिक नेचर का हो जाएगा ना, बस मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और सीएल ले लो। अब हाइड्रोजन ना तो मेटल है, ना ही क्लोरीन मेटल है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। अच्छा, मैं यहाँ पे Na लिख देता तो वो Na जो होता है वो मेटल हो जाता, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर आप दोनों देखो, ये इन दोनों में कोई भी मेटल नहीं है, ध्यान रखना है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये आयनिक नेचर का बॉन्ड नहीं होता, ये डायपोल नेचर का बॉन्ड होता है तो ये कोवलेंट। और ये कैसा कोवलेंट है, डायपोल। क्यों? क्योंकि जो Cl है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो Cl के द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जाएगा। अब Cl जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, बॉन्ड नहीं डिसोसिएट होगा, बस इलेक्ट्रॉन Cl की ओर जाएगा। दैट वाइज यहाँ पर जो होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली, और हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड तो है इसमें, ठीक है ना, डायपोल नेचर का है। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल ले लो HCl का, तो भाई HCl के हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। देखो एक डायपोल यहाँ है कि नहीं है, प्लस माइनस, और एक डायपोल यहाँ है, और इस डायपोल और इस डायपोल के दो एटम, एक Cl और एक हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो इंट्रैक्शन लगेगा, दैट इज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवयवी कण ध्रुवीय अणु हों और उनके बीच डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, अगर तात्क्षणिक डायपोल डायपोल कह रहा है तो वो किस कैटेगरी में है, अध्रुवीय की कैटेगरी में, और अगर कह रहा है कि डायपोल डायपोल है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ध्रुवीय में। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है ना कि तात्क्षणिक डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। अब बच्चे क्या सोचेंगे, डायपोल डायपोल आ गया, क्लिक कर देंगे, गलत है। डायपोल डायपोल, तात्क्षणिक डायपोल डायपोल, दोनों में अंतर होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है और एक पूरा का पूरा डायपोल होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर तात्क्षणिक आता है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर क्लियर डायपोल डायपोल है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब बस दो ऐसे एटम जिनके कोवलेंट बॉन्ड में, जो कोवलेंट बॉन्ड से जो दो एटम जुड़े हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लो। जैसे SO2 है, भाई ऑक्सीजन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो एक ही ग्रुप के, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सल्फर से, इसलिए ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव, पार्शियली ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं कि गलनांक कैसा होगा इनका, तो
तो इनका गलनांक भी क्या होगा, लो ही होगा, क्योंकि जनरली ये रूम टेम्परेचर पर या तो गैस स्टेट में ही पाया बता चुका हूँ मैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इनका जो गलनांक होगा वो लो ही होगा। लेकिन अध्रुवीय और इनकी बात करें तो अध्रुवीय से थोड़ा सा ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन जो है प्योर डायपोल डायपोल है, जबकि इनमें इंट्रैक्शन क्या होता है, या तो लंदन फोर्स होता है या तो क्या होता है, थोड़ा सा ताक्षणिक डायपोल डायपोल होता है। तो ताक्षणिक डायपोल डायपोल या पूरा डायपोल डायपोल, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं कहूँ कि ये कठोर होंगे, नहीं होंगे भाई, क्योंकि मैंने कहा ना जनरली ये लिक्विड या गैस स्टेट में ही होते हैं रूम टेम्परेचर में। ये भी मुलायम है और ये भी मुलायम है, ठीक है। अब मैं कहूँ क्या ये चालक है, तो ये चालक नहीं है, ये भी चालक नहीं, क्योंकि आप सोचो सर ये चालक हो सकता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। बेटा आयन नहीं है, फ्री नहीं है ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में आयन फ्री होने जरूरी है ना। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता, H+ आयन जाता, Cl- आयन जाता, तब तो हम कह सकते थे कि ये आपका क्या हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, कोई लिक्विड स्टेट तो है नहीं, और सॉलिड स्टेट में HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, तो ये भी अचालक कैटेगरी के हो जाते हैं, ये भी अचालक कैटेगरी के हो जाते हैं। अगर मैं अब लास्ट एग्जांपल पूछूं आपसे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की, तो सॉलिड स्टेट में आपको समझ में आ गया, अचालक 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 इस कैटेगरी में, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, ये भी सॉलिड में क्या है आपके अचालक होते हैं, ये भी सॉलिड में क्या होते हैं आपके अचालक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा ना सॉलिड स्टेट में, ये भी अचालक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं। भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है, और इसको पहचाना इतना इजी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है। किसी भी मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन है तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डेड कैटेगरी में आ जाएगा। और एक्टिव हाइड्रोजन के लिए बहुत जरूरी है किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन आपका फोन से जुड़ा हुआ है, फोन मतलब वो वाला फोन नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है, तो अगर ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ऐसा हाइड्रोजन आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा। और वो कैटेगरी जो होगी सॉलिड की, वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड कैटेगरी में, जैसे H2O सॉलिड। अब आप पूछोगे सर H2O सॉलिड कैसे, भाई हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन अगर इन तीनों से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसी एक्टिव हाइड्रोजन और इन तीनों के बीच, इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के बीच, इस या किसी एटम के बीच अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन होने के लिए जरूरी है ये इन्हीं में से किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, और दूसरी ओर भी ये इन्हीं में से किसी की ओर जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। अब दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल ले लो, तो इसके पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन पाया जाएगा उसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन का फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी एक टाइप का वीक बॉन्ड ही है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके यहाँ आ जाते हैं। अगर हम बात करें, ये सॉलिड भी मुलायम ही होते हैं और विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अचालक और मुलायम आ गए। तो यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ ना मैं आपके लिए कि इस कैटेगरी में मुलायम और कैसे आ जाते हैं, अचालक सॉलिड आते हैं, ठीक है। सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो अलग चीज़ है कि HCl का अगर हम लिक्विड स्टेट बना दें तो HCl कंडक्टर हो जाता है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट की बात होती है, अब वहाँ मत चले जाना भाई, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी बस केवल सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि अगर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कठोर और अचालक है, तो डायमंड एग्जाम्पल हो जाएगा या कोवलेंट सॉलिड एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मुलायम और चालक है, कोवलेंट बॉन्ड तो रहेगा एटम के बीच में, मुलायम और चालक है तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। मुलायम और अचालक है तो ये आणविक ठोस हो सकते हैं। आप कोई सा भी इसमें से एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों को हम अलग से कैटेगराइज करें तो यहाँ पर आप एटम को नहीं बल्कि किसको प्रायोरिटी देनी है, आपको अणु को प्रायोरिटी देनी है। और अणु में अगर
ताक्षणिक द्विध्रुव द्विध्रुव पाया जा रहा है या लंदन फोर्स पाया जा रहा है तो वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, अध्रुवीय में। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय आ रहा है तो वो किस में आ जाएगा, आपका ध्रुवीय कैटेगरी में। और अगर एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी के साथ भी ये ऐड हो चुका है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की कैटेगरी में आ जाता है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। अब पुराने साल के पेपर जो है मैंने आपको दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मजा आता है इसको पढ़ने में और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में।